नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो राज्य के कार्यपालिका के विषय में हम पढ़ रहे थे और राज्य के कार्यपालिका में जिन ऑफिस को पढ़ना होता है, या हम ये समझें कि जिनके द्वारा राज्य के कार्यपालिका को चलाया जाता है, उनमें सबसे पहला पद होता है राज्यपाल का। राज्यपाल के विषय में हमने समझा था कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या होता है, राज्य के संदर्भ में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कैसा रिश्ता होता है। देखिए, अगर हम संघ के कार्यपालिका को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, और जब हम राज्य के कार्यपालिका को पढ़ते हैं तो राज्य के कार्यपालिका में पढ़ना होता है राज्यपाल को। राज्यपाल की ठीक वैसे ही स्थिति होता है जैसे संघीय व्यवस्था में या संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में राष्ट्रपति का स्थिति होता है। पर राष्ट्रपति भी संघ के कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं। ठीक वैसे ही जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल भी जो राज्य की कार्यपालिका है उसके नाम मात्र के प्रधान होते हैं, और वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के पास शक्ति होता है। मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद के पास ज्यादा शक्ति होता है। राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं। फिर हमने ये भी समझा था कि राष्ट्रपति के द्वारा, चूंकि राज्यपाल का क्या होता है, मनोनयन होता है, तो मनोनयन किस तरीके से होता है। उसके बाद हमने जो राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां थी, जिसमें कि कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, इन शक्तियों के विषय में समझना हमने शुरू किया था। इनमें कार्यकारी शक्तियां, जो एग्जीक्यूटिव पावर होता था, उनको हमने समझा था। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे राज्यपाल के वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। तो वित्तीय शक्ति यानी कि फाइनेंशियल पावर। राज्यपाल के वित्तीय शक्ति यानी कि फाइनेंशियल पावर। अब देखिए, चूंकि राज्यपाल हेड ऑफ स्टेट होता है, भले ही सारे निर्णय, सारे डिसीजन मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाता है, पर सभी काम जो है वो राज्यपाल के नाम से होता है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम वित्तीय शक्ति को समझें तो धन विधेयक के संबंध में, अगर हम धन विधेयक के संबंध में देखें इसका राज्यपाल का शक्ति, तो धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही जो राज्य विधानसभा है वहां पे लाया जा सकता था। हमने राष्ट्रपति के धन विधेयक के संबंध में भी शक्ति को समझा था। धन विधेयक राष्ट्रपति के सहमति से ही लोकसभा में लाया जाता है। ठीक वैसे ही राज्य के संदर्भ में जो धन विधेयक होता है, राज्य का जो धन विधेयक होता है, वो राज्यपाल के पूर्व सहमति से नहीं लाया जाता है। राज्यपाल के पूर्व सहमति के बगैर धन विधेयक विधानसभा में नहीं लाया जा सकता है। दूसरा कि अगर किसी तरह की अनुदान की मांग करना हो केंद्र से, तो ये राष्ट्रपति से अनुदान की मांग किया जाता है, और अनुदान की मांग करते कौन है? तो ये भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। अगर धन विधेयक में देखें तो चूंकि नगर निगम और नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर पालिका के वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए जो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है, ये भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। स्थानीय स्वशासन के जो दो महत्वपूर्ण संस्था है, एक तो गांव के लिए ग्राम पंचायत और शहरों के लिए नगर निगम या नगर पालिका, इनके वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए, क्योंकि जो नगर निगम है या नगर पालिका है, इनको वित्तीय सुविधाएं राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो समय समय पे राज्यपाल क्या करते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं,
वो इस बात की जांच करते हैं कि नगर निगम एवं नगर पालिका को कितने वित्तीय संसाधनों की जरूरत है, आवश्यकता है, इस तरह की चीजों की जांच करते हैं। तो राष्ट्रपति की कई तरह की शक्ति में ये वित्तीय शक्ति था। अब समझते हैं राष्ट्रपति के मामले में न्यायिक शक्ति क्या होता है। राष्ट्रपति का जुडिशियल पावर, जिस तरह से राष्ट्रपति बार बार बोल देते हैं, राज्यपाल का जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति संघ के मामले में और राज्यपाल राज्य के मामले में कमोवेश एक जैसा स्थिति रखता है। और राज्य के संदर्भ में जो शक्तियां होती है, चाहे वो विधायी शक्तियां हो, कार्यकारी शक्तियां हो, न्यायिक शक्तियां हो या फिर वित्तीय शक्तियां हो, ये सभी शक्ति किसको मिलता है? तो ये सभी शक्ति मिलता है राज्यपाल को। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि राज्यपाल इन सभी शक्तियों का उपयोग किस तरीके से करता है। तो जिस तरह से न्यायिक शक्ति किसको मिलता था? भारत के राष्ट्रपति को मिलता था, और अपने न्यायिक शक्ति का प्रयोग करके विभिन्न स्थितियों में राष्ट्रपति उन शक्तियों का उपयोग करता था। ठीक वैसा ही कुछ स्थिति राज्य के मामले में किसका होता है? तो राज्यपाल का होता है। हमें समझना पड़ेगा कि राज्यपाल के पास किस तरह की न्यायिक शक्तियां होता है और वो इसका उपयोग किस तरीके से करता है। न्यायिक शक्ति किसका? न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर किसका? राज्यपाल का। देखिए, जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति की कई तरह की न्यायिक शक्तियां था। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 को हमने अच्छे तरीके से समझा था कि राष्ट्रपति अगर हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को सजा देता है तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास न केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बल्कि सैन्य न्यायालय के द्वारा भी अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की सजा दिया गया है तो सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए सजा को भी माफ करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक वैसा ही कुछ शक्ति राज्य के मामले में राज्यपाल के पास होता है। तो हम समझते हैं कि राज्यपाल के पास किस तरह की न्यायिक शक्ति होता है, जुडिशियल पावर होता है, और ये अपने शक्ति का उपयोग किस तरीके से करता है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले न्यायिक शक्ति में आर्टिकल 161 को समझना पड़ेगा। जो आर्टिकल 161 है, इसमें राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति। पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति के तरह जो राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति है वो उतना व्यापक नहीं है। जो राज्यपाल का क्षमादान शक्ति होता है वो केवल और केवल राज्य विषय से संबंधित अगर राज्य विषय से संबंधित कोई कानून है, किसी कारणवश किसी व्यक्ति को सजा दिया गया है, तभी राज्यपाल क्या कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं। पर राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का जो क्षमादान का शक्ति है वो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के विषय में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति का क्षमादान का शक्ति अत्यंत व्यापक है। राष्ट्रपति राज्य के मामले में अगर किसी व्यक्ति को सजा दिया गया है तो उस पर क्षमादान तो कर ही सकता है। साथ ही जो संघीय कानून है या फिर संघ से संबंधित कोई विषय है उस पर भी अगर किसी व्यक्ति को सजा दिया जाता है तो उस पर भी क्षमादान दे सकता है। इसके अतिरिक्त जो सैन्य न्यायालय है, जो हमारे मिलिट्री कोर्ट है, उसके द्वारा भी अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की सजा दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसका भी क्षमादान कर सकता है। पर राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति इतना व्यापक नहीं है। अगर हम राज्यपाल को देखें तो राज्यपाल केवल और केवल राज्य विषय से संबंधित जो कानून होता है उस पर ही क्षमादान दे सकते हैं। और दूसरा चीज याद रखिएगा कि राज्यपाल के पास मृत्यु दंड की सजा माफ करने की शक्ति नहीं होता है। मृत्यु दंड की सजा माफ करने की शक्ति नहीं होता है। माफ करने की शक्ति नहीं होता है।
मृत्यु दंड की सजा माफ करने की शक्ति किसके पास नहीं होता है? राज्यपाल के पास नहीं होता है। जबकि राष्ट्रपति अन्य सभी तरह की सजा को माफी देने के साथ साथ जो मृत्यु दंड होता है उनको भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम न्यायिक शक्ति में देखें किसका, तो राज्यपाल का, तो एक न्यायिक नियुक्ति भी महत्वपूर्ण है। जो मतलब न्यायिक नियुक्ति है, इनमें आप देखोगे कि जो हमारे हाई कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा होता है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है, पर उसमें राज्यपाल का भी योगदान महत्वपूर्ण होता है। साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज है उनकी नियुक्ति के संदर्भ में भी राज्यपाल की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने ये समझा कि राज्यपाल के पास किस तरह की शक्तियां होता है, जिनमें की कार्यकारी शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होता है, और क्या होता है, विधायी शक्ति होता है। इन सब चीजों को हमने समझा। पर अगर हम राष्ट्रपति का जो स्थिति होता है वो संघीय सरकार में जिस तरह की स्थिति होता है, कमोवेश वही स्थिति राज्य के संदर्भ में राज्यपाल का होता है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हम राज्यपाल के विधायी स्थिति को देखें और राष्ट्रपति की विधायी स्थिति को देखें तो दोनों के बीच क्या समानता है, किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया में या किसी भी बिल को एक्ट बनने से संबंधित जो प्रक्रिया होता है, इन दोनों प्रक्रिया में दोनों के पास किस तरह की शक्तियां हैं, हम इस चीज को समझते हैं। इस स्थिति में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के वीटो शक्ति के संबंध को समझेंगे। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के वीटो शक्ति राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के वीटो शक्ति को हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमको राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का वीटो शक्ति समझना पड़ेगा तो कई अलग अलग तरह के जो बिल होता है उस पर दोनों वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सामान्य विधेयक में क्या होता है। सामान्य विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल। देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं राष्ट्रपति और दूसरी तरफ लिखते हैं हम राज्यपाल। अगर हम राष्ट्रपति के विषय को समझे कि राष्ट्रपति के पास किस तरह से सामान्य विधेयक होता है, तो पहला चीज ये समझिए कि कोई बिल अगर राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ने उस पर अपना सहमति दे दिया, तो राष्ट्रपति जैसे ही अपना सहमति देगा वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। राष्ट्रपति के सहमति देने के साथ ही वो बिल एक्ट बन जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर राज्य के संदर्भ में कोई बिल आता है और उस बिल पर राज्यपाल अपना सहमति दे देता है तो वो एक्ट बन जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि इस बिल पर अपना सहमति न दे, पुनर्विचार के लिए भेज दे, पुनः विचार पर भेज दे या पुनर्विचार के लिए भेज दे, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। पुनर्विचार के लिए भेज दे। अगर राष्ट्रपति क्या करता है कि कोई बिल राष्ट्रपति से सहमति के लिए आता है और राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति न दे करके बिल को क्या करता है कि पुनर्विचार के लिए भेज देता है, तो पुनर्विचार पर भेजने के कारण क्या होगा कि फिर उस बिल पर एक बहस होगा और बहस होने के बाद अगर वो बिल फिर से लोकसभा या राज्यसभा से पास होकर के
फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति दूसरे बार में उस बिल पर अपना सहमति देने के लिए बाध्य है। तीसरा स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, और तीसरा स्थिति क्या होता है, वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का देखिए, पॉकेट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल गया, राष्ट्रपति जब तक किसी बिल पर सहमति नहीं देगा तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता है। पर राष्ट्रपति के पास जैसे ही ये बिल गया, राष्ट्रपति ने उस बिल पर न तो अपना सहमति दिया और न ही अपना असहमति दिया, बल्कि लंबे समय तक उस बिल को अपने पास पड़े रहने दिया, न तो वापस ही भेजा और न ही उस पर अपना सहमति दिया। तो इस स्थिति को कहते हैं पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति जब तक चाहे किसी बिल को एक्ट बनने से रोक सकता है। और भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर हम समझें तो जो पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये वीटो की शक्ति सबसे शक्तिशाली वीटो शक्ति है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है कि राष्ट्रपति किसी बिल को कितने समय तक के लिए अपने पास रोक करके रख सकता है। तो पॉकेट वीटो की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण स्थिति हो जाता है। और पॉकेट वीटो का जब प्रयोग करेगा तो वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। अगर इसमें पुनर्विचार के लिए भेज देता है तो पहली बार में तो ये बिल एक्ट नहीं बनेगा, पर जब पुनर्विचार के बाद जाएगा तब ये बिल एक्ट बन जाएगा। पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने पर वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति इसके पास राज्यपाल के पास किस तरह के हैं। तो देखिए, राज्यपाल के संदर्भ में अगर देखें तो राज्य के विधानमंडल से कोई बिल पास करके जाता है राज्यपाल के पास, और राज्यपाल अगर अपना उस बिल पर सहमति दे देता है तो वो बिल बन जाता है एक्ट। और जब तक राज्यपाल उस बिल पर अपना सहमति नहीं देता है वो बिल एक्ट नहीं बनता है। तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि राज्यपाल के पास कोई बिल विधानमंडल से पास होकर के गया है और राज्यपाल ने उस बिल पर अपना सहमति दे दिया, तो वो बिल क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। दूसरा स्थिति क्या हो जाएगा कि राज्यपाल पुनः विचार के लिए भेज दे। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है कि राज्यपाल उस बिल पर अपना सहमति तो नहीं दे बल्कि पुनः विचार के लिए भेज दे। पुनः विचार के लिए जब भेजेगा तो पहले स्थिति में ये बिल एक्ट नहीं बनेगा, पर जब दूसरे बार राज्यपाल के पास पहुंचेगा वो बिल, तो इस बार वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। लेकिन राज्यपाल के पास इन दो स्थिति के अतिरिक्त तीसरा स्थिति भी होता है। राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो नहीं होता है कि वो जब तक चाहे उस बिल को रोक करके रख सकते, ऐसा नहीं होता है। वो क्या कर सकता है कि वो राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को वो क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए या राष्ट्रपति के विचार के लिए उस बिल को सुरक्षित रख सकता है। यानी कि राज्यपाल के पास कोई बिल गया, राज्यपाल उस पर न तो अपना सहमति दिया न तो असहमति दिया, बल्कि उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि राष्ट्रपति इस पर विचार करें। और जैसे ही उस बिल को राष्ट्रपति के लिए छोड़ दिया तो सारी जिम्मेदारी अब राष्ट्रपति का होगा, राज्यपाल का उस बिल को लेकर के कोई भी दायित्व अब नहीं रह जाता है। और जब वो बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन है, एक या तो उस बिल पर अपना सहमति दे दे या उस बिल पर अपना असहमति दे दे। पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि संघ के विषय में जब किसी बिल पर राष्ट्रपति अपना असहमति देता था तो वो बिल पुनः लोकसभा में या राज्यसभा में चर्चा होकर के उसमें कुछ सुधार भी होता था और सुधार नहीं भी होता था। वैसे भी बिल अगर फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंचता था तो दूसरे बार में राष्ट्रपति को अपना सहमति देना ही पड़ता था। पर राज्य के मामले में ऐसा नहीं है। अगर राज्य के मामले में किसी बिल को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रखा है तो राष्ट्रपति के पास जब वो बिल पहुंचेगा तो राष्ट्रपति दूसरे बार में भी उस पर अपना सहमति दे या न दे, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो राष्ट्रपति का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है राज्य के विधायिका के मामले में। पर सभी बिल को राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल सुरक्षित नहीं रखते हैं। ऐसे बिल
जो मतलब संघीय व्यवस्था से संबंधित हो, यानी कि जो राज्य एवं संघ के बीच की जो एक स्थिति है, जो संबंध है, उससे संबंधित अगर कोई बिल राज्यपाल के पास पहुंचता है, तब राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रखते हैं। तो ये तो था धन विधेयक से संबंधित। अब समझते सामान्य विधेयक से संबंधित। अब समझते हैं कि जो वित्त विधेयक होता है या धन विधेयक होता है, उसमें क्या क्या स्थिति होता है दोनों का। अब समझते हैं किस चीज को लेकर के, धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक यानी कि मनी बिल। मनी बिल एक तरफ तो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति मतलब संघ से संबंधित, और जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा राज्य से संबंधित। राज्य से संबंधित। अब देखो जो राष्ट्रपति है, देखिए कोई भी जो धन विधेयक होता है, जो मनी बिल होता है, वो लोकसभा में ही लाया जाता है। हमने ये चीज को समझा है। पर कोई भी मनी बिल या कोई भी, हम ये समझे कि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से लाया जाता है। राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, पूर्व सहमति से लाया जाता है। और राज्य के संबंध में भी राज्यपाल के पूर्व सहमति से। राष्ट्रपति के मामले में जो विधेयक लाया जाता है वो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, राज्यपाल, राज्य के विषय में राज्यपाल के पूर्व सहमति से ही वो बिल लाया जाता है। तो अगर ये बिल आता है तो क्या होता है, एक तो तरीका राष्ट्रपति का है कि इस बिल पर अपना सहमति दे दे, और ज्यादातर मामले में क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना सहमति ही देता है या राष्ट्रपति अपना असहमति दे दे। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि चूंकि जो धन विधेयक है, जो मनी बिल है, मनी बिल राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही लाया जाता है। और अगर पूर्व सहमति से लाया जा रहा है तो ऐसे विधेयक पर सामान्यतः क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना सहमति दे ही देता है। कोई ऐसा वजह ही नहीं होगा कि राष्ट्रपति उस पर अपना असहमति दे दे, क्योंकि बिल ही राष्ट्रपति की सहमति से लाया गया है। राष्ट्रपति से तो पहले ही सहमति ले लिया गया है बिल लाने के लिए, लेकिन बाद में उस बिल पर जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देगा, क्योंकि तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देता है। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। इसको क्या कर सकता है कि पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। पर अगर हम राज्यपाल से संबंधित देखें तो राज्यपाल के पूर्व सहमति से लाया जाता है राज्य का धन विधेयक, और जब ये राज्यपाल के पूर्व सहमति से लाया जाता है तो राज्यपाल अपना सहमति दे सकता है या राज्यपाल अपना असहमति दे सकता है। चूंकि राज्यपाल के पूर्व सहमति से ही लाया जाता है विधेयक, तो ज्यादातर मामले में राज्यपाल अपना सहमति दे ही देता है, इसमें भी असहमति की कोई गुंजाइश होता नहीं है। पर एक चीज समझिए कि धन विधेयक में भी राज्यपाल क्या कर सकता है कि न तो अपना सहमति दे न असहमति दे, बल्कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रह सकता है। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है।
ना तो उस बिल पर अपना सहमति दे और ना ही अपना असहमति दे, बल्कि राष्ट्रपति के लिए वो क्या कर सकता है, बिल को सुरक्षित रख सकता है। कौन? राष्ट्रपति। पर एक चीज समझिए कि अगर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति के पास भी दो ही ऑप्शन है। राष्ट्रपति या तो अपना सहमति दे दे या राष्ट्रपति अपना असहमति दे दे। राष्ट्रपति अगर उस बिल पर अपना सहमति देगा तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, पर अगर राष्ट्रपति अपना असहमति देगा तो वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है कि मनी बिल पर या तो अपना सहमति दे सकता है या फिर अपना असहमति दे सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है राष्ट्रपति। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। चूंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति किस तरीके से होता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के पास किस तरह की क्षमादान की शक्ति है और राज्यपाल के पास किस तरह की क्षमादान की शक्ति है। हालांकि अभी हमने जब राज्यपाल के जो न्यायिक शक्ति पढ़े थे, उसका जो जुडिशियल पावर होता है, उनमें हमने उनके क्षमादान के संबंध में समझा है। पर हम एक बार इस चीज को समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के क्षमादान के विषय में जब पढ़ेंगे तो दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, दोनों का क्षमादान करने की जो दायरा है वो कितना अलग है, दोनों किस किस विषय पर क्षमादान कर सकता है, किस विषय पर क्षमादान करने की शक्ति किसके पास नहीं होता है। तो एक साइड हम लिखते हैं राष्ट्रपति और एक साइड लिखेंगे राज्यपाल। सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति देता है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिलता है। ठीक वही अगर हम राज्यपाल के विषय में समझें तो राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति मिलता है ये किसके द्वारा, ये आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान का शक्ति दिया जाता है और राष्ट्रपति को जो क्षमादान का शक्ति दिया जाता है वो आर्टिकल 72 के तहत दिया जाता है और राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान किया जा सकता है। देखिए इसमें क्षमादान के अतिरिक्त, क्षमादान का मतलब क्या हो गया कि किसी की सजा को माफ करना, सजा को कम या माफ करना, कम या माफ करना, या दूसरा क्या होगा, मृत्यु दंड को माफ करना, माफ करना। पर आप एक चीज ध्यान में रखिए, जो राज्यपाल है, राज्यपाल के जो क्षमादान की शक्ति के विषय में जब हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल के पास किस तरह के क्षमादान की शक्ति होता है, तो राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति में आप एक चीज को समझिए कि राज्यपाल सजा को केवल और केवल माफ कर सकता है, माफ कर सकता है, मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति नहीं, मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति नहीं। और एक चीज और ध्यान में रखिए कि जो राज्यपाल का क्षमादान शक्ति का दायरा है वो सीमित है। राज्यपाल केवल और केवल राज्य से संबंधित विषय पर ही क्षमादान दे सकता है, केवल राज्य से संबंधित विषय पर। संबंधित विषय पर क्षमादान
दे सकता है। जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या कर सकता है कि केवल राज्य से संबंधित विषय पर समाधान दे सकता है, जबकि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति बहुत ज्यादा विस्तृत है। राष्ट्रपति राज्य के साथ साथ जो संघीय व्यवस्था है उससे संबंधित किसी विषय पर भी समाधान दे सकता है और मृत्यु दंड की सजा को माफ कर सकता है या मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। दूसरा कि अगर इसकी दायरा देखें कि कहां से कहां तक दे सकता है, तो संघीय एवं जो राज्य विषय है दोनों पर, और ये केवल और केवल राज्य से संबंधित विषय पर समाधान दे सकता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो सैन्य न्यायालय से संबंधित जो सजा होता है, सेना के न्यायालय के द्वारा भी अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह का सजा दिया गया है तो राष्ट्रपति उस पर भी अपने समाधान शक्ति के द्वारा उस व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है या कम करा सकता है। पर राज्यपाल के मामले में ऐसा नहीं है। राज्यपाल केवल और केवल राज्य से संबंधित जो विषय होता है उस पर समाधान दे सकता है। तो हमने ये समझा कि जो बिल होता है, बिल के मामले में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के पास किस तरह की शक्ति होता है और वो अपने शक्ति का प्रयोग किस तरीके से करता है। दूसरा चीज हमने इसको समझने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की जो समाधान की शक्ति होता है ये किस तरीके से होता है और दोनों इसका प्रयोग किस तरीके से करता है। अब देखिए, अब राज्यपाल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीजें को हम समझते हैं आज की इस वीडियो में। अब देखिए आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 इसमें क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, जब हम राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में समझेंगे तो वो होगा आर्टिकल 155। देखिए, जो राज्यपाल का नियुक्ति होता है, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है बल्कि राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। और राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यपाल को। दूसरा, अगर हम आर्टिकल 156 को समझें तो इसमें कार्यकाल के विषय में है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय तक का होगा। तो अगर राज्यपाल के कार्यकाल को समझे तो ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। इसका मतलब ये हो गया कि राज्यपाल को उनके कार्यकाल का सुरक्षा नहीं है। इसका मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो इस चीज का निर्धारण नहीं किया गया है हमारे संविधान के द्वारा कि वो व्यक्ति कितने समय तक उस राज्य के राज्यपाल बने रहेंगे, बल्कि राष्ट्रपति जब चाहे उस व्यक्ति को उसके पद से इस्तीफा मांग सकता है, उसको उसके पद से मुक्त कर सकता है। तो जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उस व्यक्ति को उनकी पद से उनको हटा सकते हैं, उनसे उसकी इस्तीफा मांग सकते हैं। अब समझते हैं राज्यपाल की योग्यता, जो आर्टिकल 157 में चर्चा किया गया है।
आर्टिकल 157। राज्यपाल की योग्यता। देखिए ये बात सही है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर किसी व्यक्ति को अगर किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा रहा है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो इनमें सबसे पहली योग्यता कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना ही चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं, किसी बाहरी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नहीं ही बनाया जा सकता है ना, उस व्यक्ति के पास इस देश की नागरिकता होना ही चाहिए। दूसरा, अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु की बात करें तो कितना वर्ष की आयु होना चाहिए? 35 वर्ष का आयु। अगर किसी व्यक्ति ने अपने 35 वर्ष का आयु पूरा कर लिया है तब जाकर के ही वो व्यक्ति किसी राज्य के राज्यपाल बनने के योग्य है। हालांकि भारत के जो राष्ट्रपति बनने के लिए भी आयु सीमा जो होता है वो 35 वर्ष ही है, और राज्यपाल बनने के लिए भी आयु सीमा कितना वर्ष का है? 35 वर्ष का है। एक और चीज याद रखना कि लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद का मतलब हो गया कि किसी सार्वजनिक पद पर नहीं हो। राजनीतिक पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगर वो किसी राजनीतिक पद पे हो, यानी कि किसी राज्य में संसद हो या राज्य विधायिका में वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या एमएलसी हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य हो, तो उनको लाभ का पद नहीं माना जाता है, बल्कि जिस दिन से वो अपने राज्यपाल के पद का निर्वहन करेंगे उस दिन से उसको अपना वो पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो राज्य विधायिका के अंदर वो पद आए या फिर हमारे संसद के अंदर वो पद अगर आता है तो वो पद उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो सार्वजनिक पद होता है, सार्वजनिक पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। देखिए, इसके अतिरिक्त अगर आर्टिकल 157 में चूंकि योग्यता है तो आर्टिकल 158 में दो परंपरा का जिक्र किया गया है। पहला परंपरा क्या है कि जिस भी व्यक्ति को राज्यपाल का के रूप में नियुक्त किया जाएगा वो क्या हो? वह बाहरी व्यक्ति हो। बाहरी व्यक्ति, वो व्यक्ति उस राज्य का नहीं होना चाहिए। जिस राज्य का राज्यपाल उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है वो व्यक्ति उस राज्य का सदस्य नहीं होना चाहिए, बल्कि बाहरी होना चाहिए। पहला शर्त इसमें जोड़ा गया है, किसमें? आर्टिकल 158 में। इसके साथ साथ जिस भी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो जरूरी है कि वो मुख्यमंत्री से परामर्श कर ले, सलाह कर ले, उसके बाद ही उस राज्य के राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। तो ये दो परंपरा जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है ये आर्टिकल 158 में जोड़ा गया है। पहला क्या है कि जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस राज्य का सदस्य होगा तो उस व्यक्ति का उस राज्य में जनाधार होगा, और जनाधार होने की वजह से हो सकता है कि चूंकि देखिए जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री के सलाह पर ही काम करता है, और अगर किसी व्यक्ति का जनाधार बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री की सलाह को न माने, या फिर मुख्यमंत्री भी क्या होता है, मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों में से किसी को चुना जाता है। तो व्यक्ति उस राज्यपाल के रूप में उस व्यक्ति का जनाधार और मुख्यमंत्री के रूप में उस व्यक्ति के जनाधार के बीच में क्या हो सकता है? संघर्ष हो सकता है। इसलिए पहला शर्त ये रखा गया है कि वो व्यक्ति उस राज्य का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए आर्टिकल 159 में जो राज्यपाल है उनके शपथ के विषय में कहा गया है कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या करते हैं, राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता का सदस्य दिलाता है। किसको? उस व्यक्ति के, राज्यपाल को। आर्टिकल 160 आकस्मिक स्थिति में ये राष्ट्रपति की सलाह पर काम करता है, और आर्टिकल 161 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के विषय में चर्चा किया गया है, यानी कि राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के विषय में चर्चा किया गया है। राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है उनके विषय में चर्चा किया गया है, जिसको हमने समझ लिया है। और आर्टिकल 162 में कहा गया है कि राज्यपाल विधायिका का जब विस्तार किया जाएगा तो उस स्थिति में भी इसका योगदान महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने राज्यपाल के कई तरह की शक्तियों के विषय में समझा। इसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि धन विधेयक या जो सामान्य विधेयक है उस स्थिति में राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच किस तरह से सामंजस्य होता है, दोनों के पास किस तरह की शक्ति होता है, इन सब चीजों को समझने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।